Infinity Classes, endless learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे पिछली क्लास में। आज भी पहले कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ए क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying one or more of the subject. In this class is as below. Mathematics 100, physics 70, chemistry 46, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, and mathematics, physics and chemistry 18. The number of student enroll in mathematics alone is. सोल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 175 स्टूडेंट हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट वन और मोर स्टूडेंट सब्जेक्ट इन द क्लास इज एज बिलो। कह रहा है मैथमेटिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, 100 लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, 70 लोग पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, 46 लोग। और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए 30 लोग हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 28 लोग, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 23 लोग हैं। मैथमेटिक्स और तीनों के लिए कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथमेटिक्स का पूछा है। चलो हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हम इसको मैथ मान लें, इसको फिजिक्स मान लें और इसको हम केमिस्ट्री मान लें, हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको वैसे स्टूडेंट की नंबर बताने हैं जो केवल मैथमेटिक्स में एनरोल कराएं। ये जैसे ये वाला नंबर चाहिए हमको। अब ये नंबर दिख क्या रहा है, क्या रिक्वायर्ड आंसर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला पार्ट हमको चाहिए। अगर ये वाला पार्ट आपको चाहिए तो एन पूरा ले लेते हैं, ले लिए। इसमें से हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट घटा दें, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट घटा दें, तो क्या हमको जो रिक्वायर्ड है वो हमको मिल जाएगा कहीं। तो हम घटा क्या रहे हैं, एम इंटरसेक्शन पी घटा दें माइनस एम इंटरसेक्शन सी घटा दें। घटा दिए हमने ये पार्ट को और ये पार्ट को घटा दिया। लेकिन एक बार जब हमने ये दो चीज़ घटाया तो क्या ये जो तीनों में ये चीज़ है, ये क्या तीनों में दो बार नहीं घट गया। एक एम इंटरसेक्शन सी के साथ भी एक बार घट गया, एक इसके साथ भी घट गया। अब दोनों में दो बार घट गया है तो अब भाई एक तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो एन एम कितना है अपना, एन एम कितना दिया गया है, मैथमेटिक्स 100, एम इंटरसेक्शन पी। मैथ और फिजिक्स में कितना नंबर दिया गया है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, एंड मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में कितना दिया गया है, 28, और तीनों में कितना दिया गया है, 18। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये बचेगा 10, ये यानी 60 बचेगा। यही अपना आंसर है, लगा लो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू पूछा। चलो सोल्यूशन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? डिमॉर्गन्स लॉ से क्या किए हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ यही चीज़ तो लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। होगा कि नहीं होगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 5 बताए थे ना, किसी संख्या के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेने 5 आता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब कितना हो जाएगा? किसी 5 का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो कितना आता है? यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना, यहाँ भी तो 5 ही आता है। यही अपना आंसर है, लिख लो। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट दिए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। कैसे किए गए हैं? ए दिया गया कितना? एक्स वाई ई पावर एक्स, जहाँ एक्स अपना रियल नंबर है, एंड बी डिफाइन किया गया है एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स अपना क्या है? रियल नंबर। देन हमको बताना है, इसमें ऑप्शन ले लो भाई। ए सबसेट टू बी दूसरा, बी सबसेट टू ए तीसरा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आएगा, एंड चौथा क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आएगा। सोल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है कि दो सेट हैं, एक वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स है। चलो इसका पहले ग्राफ देखते हैं क्या होता है। ये पहले सेट में कह रहा है कि ये जो अपना एक्स वाई है वो कहाँ से आएगा? वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स से आएगा। तो वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स का ग्राफ खींचो, ऐसे होता है। अभी फंक्शन में सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन इतना बेसिक्स तो पता ही होगा कि वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब दूसरा में क्या कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा ही होते जाएगा। ये क्या वाई इज इक्वल टू एक्स है? अब क्या ये कहीं दिख रहा है कि कोई ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि ए जब ए और बी कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन 5 होगा। कैसे होगा? ग्राफ से देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स जो होगा, जो थोड़ा ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स हैं, जब सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन तीनों हो जाएगा तो एट द एंड उसको पूरा एक साथ लगवा दिया जाएगा। चलो फिर आगे वाले टॉपिक चलते हैं। अपना आगे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इफ ए बी ए सेट A comma B belongs to A, then the ordered pair of elements A and B in A denoted by AB। AB ठीक है क्या? और ये जो होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसे क्या कहते हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? नोट पॉइंट में लिख लो। नोट पॉइंट में अगर ऑर्डर्ड पेयर में बात हो रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर में कभी जो होगा ए कामा बी जो होगा वो कभी बराबर नहीं होगा। किसके बराबर? बी कामा ए के। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं तो कहो कि ए कामा बी कामा ए आपस में बराबर है। ऑर्डर्ड पेयर में अनऑर्डर्ड पेयर की बात आएगा तो वहां बराबर भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, क्या होता है? उस ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जो ए बिलोंग्स टू ए में हो एंड बी बिलोंग्स टू बी में हो। नहीं समझ में आया क्या? मतलब कि हमको सेट बनाना है, हमको सेट किसका बनाना है? उन एलिमेंट का सेट बनाना है जो अपना ए हो, ए बिलोंग्स टू ए हो एंड बी बिलोंग्स टू ए बी हो। ये क्या होता है? अपना ए क्रॉस बी होता है। ठीक, एग्जांपल देखो एक बार। क्या अगर एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 मान लें एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 मान लें, या ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी मान लेते हैं। अच्छा, अब हमको बताओगे ए क्रॉस बी कितना होगा? हमको उस ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट यहाँ से हो। अगर 1 से लिए, दूसरा कहाँ से आना चाहिए? ए से। अगर यहाँ 1 लिए हैं तो दूसरा यहाँ क्या हो सकता है? बी हो सकता है। फिर 2 कामा ए हो सकता है, 2 कामा बी हो सकता है। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर चलो आगे लिख देता हूँ ऊपर। ए क्रॉस बी, अभी लिखे, क्या लिखे? ए कामा बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए बी क्रॉस ए क्या होता है, तो ये बी कामा ए हो जाएगा, जहाँ बी बिलोंग्स टू बी होगा एंड ए बिलोंग्स टू ए होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? एक, पहला, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। दूसरा, इफ ए हैज़ n एलिमेंट्स एंड बी हैज़ m एलिमेंट्स, then A cross B has m n एलिमेंट। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया? पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट देख लो। ए कह रहा है ए में कोई n एलिमेंट है। मान लो एक एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो। ये पॉइंट्स हैं, ये जरूरी है, याद रहना जरूरी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी पॉइंट्स में। अगर एक सेट ए है, ए में हम कहते हैं चलो 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट। एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट। नियमता क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना? अभी ऊपर कितना पड़े? एम एन पड़े हो, तो एम एन मतलब यार 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 6 हो जाएगा। अब इसको कैसे पता करेंगे कि 6 होगा कि नहीं? ए क्रॉस बी निकाल लो भाई, क्रॉस चेक कर लो, और क्या। तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। यही तो होगा। एक बार गिन लो, काउंट मान लो भाई। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, 6 ऐसे ही भी आया। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम में देख लो। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, 3 सेट हैं। अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाला जाए तो इसका होता है ए क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होता है। दूसरा, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाता है। तीसरा, अगर ए क्रॉस बी माइनस सी निकाला जाए तो ए क्रॉस बी हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक। चौथा, इफ ए सबसेट टू बी देन ए क्रॉस सी सबसेट टू बी क्रॉस सी हो जाता है। इफ ए सबसेट टू बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो होगा ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए क्रॉस ए होता है, इंटू नहीं, ए क्रॉस ए होता है। इस पे एक एग्जांपल देख लो। ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो मेमोराइज होगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इस पे देखो, अगर मान लें एग्जांपल तौर पे अगर देखना चाहें कि सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, तो ए क्या होता है? मान लो ए 1 2 मान लो, बी को मान लो क्या 1 2 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। क्या ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो ए होता है ये सबसेट टू बी दिख रहा है कि नहीं? देखो, ए सबसेट टू बी नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है?
आ रहा है। तो अब ए क्रॉस बी निकालते हैं हम। ए क्रॉस बी निकालोगे तो कितना आएगा? ए क्रॉस बी निकालोगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर क्या 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एंड बी क्रॉस ए निकालोगे क्या आएगा? बी क्रॉस ए निकालो, 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, फिर क्या आएगा? 3 1 3 2। यही आएगा, कुछ और आएगा? यही आएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि हम ए क्रॉस बी निकालें एंड बी क्रॉस ए निकालें, फिर उसका इंटरसेक्शन लें। क्या लें? इंटरसेक्शन लें। तब नीचे हमको दोनों चीज़ निकालें, तब उसका इंटरसेक्शन लेते हैं एक बार। क्या आता है? इंटरसेक्शन लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या मिलेगा हमको? दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन है? 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, और इसके अलावा कुछ कॉमन है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है। तो एक मिला क्या? 1 1 1 2 और 2 1, फिर और क्या मिला? और हमको मिला 2 2। यही तो मिला, कुछ और मिला। अब यही चीज़ हमको बोला है कि ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। तो एक बार ए क्रॉस ए निकाल के देख लो क्या आता है। ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए कितना है? 1 2 है, और दूसरा ए भी तो वही है, 1 2 है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इसका कितना आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। आया कि नहीं आया? अब जो इंटरसेक्शन निकालो यही तो निकाले हो। इस हिसाब से जो हम लिखे हैं, क्या गलत लिखे? एकदम सही लिखे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए भी लिख लो। इफ़ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, ए और बी में अगर एन एलिमेंट कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। क्या कह रहा है? अगर दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? एन एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। चलो कुछ क्वेश्चन देखें। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन in such a way that A cross B consists of 6 elements, and if 3 elements of A cross B are 1, 5, 2, 3 and 3, 5, what are the remaining elements? चलो देखो सॉल्यूशन। कह रहा है कि ए और बी दो सेट इस प्रकार हैं, दो सेट्स गिवन है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी कंसिस्ट 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट हैं। इफ़ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर 1, 5, 2, 3 एंड 3, 5। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट को हमको दे रहा है। कह रहा है कि एक होगा 1, 5 है, दूसरा कह रहा है कि 2, 3 है, और 3, 5 है। लेकिन ये टोटल ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना दिया है? इस 6 दिया है। लेकिन हमको 3 एलिमेंट ये बताया कि 3 एलिमेंट ये हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता था? थोड़ी देर पहले बताए थे। ए क्रॉस बी क्या होता? उस ऑर्डर पेयर का सेट होता है जहां अपना ए से बिलोंग करता हो, बी से बिलोंग करता हो कि नहीं करता हो? ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये वाले सेट में क्या ये 1, 2 और ये 3 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? और बी वाले सेट में क्या 3 और 5 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? इस हिसाब से ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या इसका 6 हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 दूनी 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब ए क्रॉस बी निकालो, कितना आएगा? ए क्रॉस बी निकालते हैं, 1 का 3 होगा, 1 का 5 होगा, 2 का 3 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 3 होगा, और 3 का 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमको 3 एलिमेंट दिया था। कौन कौन सा दिया था? एक 1, 5 दिया था, 2, 3 दिया था, 3, 5 दिया था। हमसे पूछा यही है कि 10 के अलावा क्या बचा है, उसकी संख्या हमको बताओ।
अब 3 में क्या है, 1,3 1,5, ये तो हमारे 6 आ गए थे, 3 हमको दिया था 1,5, तो 1,5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 2,3 था, 2,3 यहाँ दिख रहा है। 3,5 था, यहाँ दिख रहा है। अब बचा कौन कौन सा, एक 1,3, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, कितना है, 1,3 है, और क्या है, 2,5 है, एंड 3,3, यही है। समझ में आया क्या? ठीक है, लिख लो, यही आंसर है अपना ऊपर जो लिखे। ठीक है, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है रिलेशन। अब रिलेशन होता क्या है, मान लो अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, रिलेशन। चलो, रिलेशन क्या होता है, इफ लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं, देन a relation R from A to B is a subset of A cross B. That means that अपना रिलेशन अगर R है तो ये सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, A कामा B ऐसा हो कि A अपना A में बिलोंग करता हो, B B में बिलोंग करता हो, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है, इफ़ A कामा B बिलोंग्स टू R है तो ये इम्प्लाई करेगा A इज रिलेटेड टू B। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, इसको A रिलेटेड टू B ऐसे भी सिंबॉलिक किया जाता है, ऐसे भी ऐसे भी। अगर ऐसा कुछ कहीं लिखा कि A कामा B डज नॉट बिलोंग्स टू R और A डज नॉट रिलेटेड टू B, A कामा B डज नॉट बिलोंग्स टू R या A डज नॉट रिलेटेड टू B, तो इसको कैसे, इसे क्या पढ़ा जाता है, A इज नॉट रिलेटेड टू B। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या? नोट पॉइंट देखो, फर्स्ट, एनी सबसेट A क्रॉस A इज सेट टू बी ए रिलेशन ऑन A। कोई सबसेट A क्रॉस A का वो रिलेशन कहलाता किस पे, A का। दूसरा, इफ A हैज m एलिमेंट्स एंड B has n elements, then A cross B has mn elements. Then total number of different relation from A to B is 2 का पावर mn। अच्छा, ये क्या कह रहा है, यहाँ तक कभी पिछला पॉइंट में ये पढ़े थे कि अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है, mn होता है। लेकिन अभी रिलेशन क्या पढ़े, रिलेशन क्या पढ़े, R जो होता है अपना ये सबसेट टू A क्रॉस B होता है, यही अपना रिलेशन का डिफिनीशन होता है। अगर R सबसेट A क्रॉस B का होता है, तो हम थोड़ी दिन पहले अभी जब सेट की स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे अगर एक सेट A है उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 पावर n होता है कि नहीं होता, ये होता है। अब जब हमारे पास mn एलिमेंट का एक सेट है, अब उस पर हमको ये पता है कि अपना रिलेशन जो होता है उसका सबसेट होता है, तो अपना जो टोटल यानी डिफरेंट रिलेशन अपना कितने प्रकार का होगा, जितने टाइप का अपना सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 पावर mn सबसेट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। डोमेन एंड रेंज, इफ R इज ए रिलेशन, R एक कोई रिलेशन है फ्रॉम A टू B, A से B में कोई रिलेशन है, तब अपना रिलेशन R होता क्या है, एक R सबसेट होता है A क्रॉस B का, होता है कि नहीं होता। ये क्या होता है, A कामा B होता है, जहाँ A अपना A में बिलोंग करता है एंड B अपना B में बिलोंग करता है। तो डोमेन जो होता है
डोमेन ऑफ आर जो होता है ए होता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है इसका, जहाँ अपना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होता है। रेंज ऑफ आर क्या होता है, ये बी वाला, जहाँ अपना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होता है। लिख लो ये। चलिए टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, पहला क्या है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है भाई, कोई रिलेशन ए, मान लेते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन आर है जो ए टू बी डिफाइन है, इज कॉल्ड एन इम्पटी रिलेशन, और ए इसी को वाइड रिलेशन कहते हैं। फ्रॉम ए टू बी इफ अपना आर जो हो वो 5। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ए अपना 2 4 6 है और बी क्या है अपना 7 और 11 है, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। अपना रिलेशन क्या डिफाइन करते हैं, ए कामा बी, जहाँ अपना ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है, एंड ए माइनस बी इज इवन, इसको इवन कहेगा। तो इसको देखो ध्यान से, कह रहा है कि पहले इम्पटी रिलेशन को समझो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए टू बी डिफाइन हो, एक रिलेशन अपना ए टू बी हो, ये कब होगा इम्पटी रिलेशन, ये वाइड रिलेशन इम्पटी रिलेशन कब होगा कि जो हमारा ए टू बी जो अपना रिलेशन डिफाइन है तब होगा जब आर इज इक्वल टू 5 हो जाए, एक इम्पटी सेट टाइप का हो जाए एक। तब इम्पटी, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं ए 2 4 6 है, बी 7 और 11 है, तो सबसे पहले हम इस पर ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या होगा, 2 कामा 7 होगा, 2 कामा 11 होगा, फिर 4 कामा 7 होगा, 4 कामा 11 होगा, और 6 कामा 7 होगा, और 6 कामा 11 होगा कि नहीं होगा। ये अपना आर है, एक जो टोटल रिलेशन, अभी ये वाला आर नहीं बात कर रहे हैं, ये तो हमको रिलेशन डिफाइन करके दिया है कि हमको ऑर्डर पेयर वो चाहिए जहाँ ए माइनस बी क्या हो, इवन हो। ये तो हमने ओवरऑल रिलेशन डिफाइन कर दिया, ए टू बी क्या होगा, ये होगा। लेकिन हमको ये पूरा तो चाहिए नहीं, हमको ये रिलेशन चाहिए, ये वाला आर चाहिए जहाँ इसको घटाएं, ए माइनस बी कह रहा है ना, हाँ, ए में से बी को घटाएं, ए में से बी को घटाएं, इसमें से इसको, इसमें से इसमें घटाएं, अपना क्या है, इवन नंबर आए, क्या है, इवन नंबर आए, अपना रिलेशन ये डिफाइन है। अब 2 में से 7 घटाओगे तो क्या इवन नंबर आ रहा है, 2 से 11 हटाओगे क्या इवन नंबर आ रहा है, 4 से 7 घटाओगे इवन नंबर आ रहा है, क्या 4 से 11 घटा रहे हो इवन नंबर आ रहा है। ऐसा कुछ आ नहीं रहा, इसीलिए अपना आर यहाँ क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 5 मिल रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, इम्पटी रिलेशन हुआ, ये जो डिफाइन किया गया है। इसीलिए आर इज इक्वल टू जो ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज इवन, जो ये लिखा गया है ये अपना क्या है, इम्पटी रिलेशन है, इज एन इम्पटी रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखें उसको देख लीजिए, शुरू से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बीच बीच में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पारी पारी से जितनी सारी थ्योरी हैं, हर एक टॉपिक को पारी पारी से ही कवर किया जाएगा। ये नहीं कि आज कुछ और चल रहा है कल कुछ और चलेगा। सेट थ्योरी के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो भी पढ़ना होगा, जो टॉपिक डिसाइड किया जाएगा वो चल जाएगा। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कोई रिलेशन ए, मान लो ए रिलेशन, कोई रिलेशन आर है, फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर जो हो, अपना रिलेशन जो हो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, अपना यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, एक 1 कामा 2 है, बी जो है ए कामा बी, इसका रिलेशन देखते हैं। कह रहा है कि आर जो होगा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, तो एक दिया गया ए क्रॉस बी, इसका निकालते हैं कितना आएगा, 1 कामा ए 1 कामा बी, फिर 2 के साथ ये 2 कामा ए 2 कामा बी, यही तो मिलेगा, ए क्रॉस बी यही होगा। अब
रिलेशन में भी यही पूरा दिया रहा होगा, इसका रिलेशन डिफाइन किया गया होगा। क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कहीं छूटा, हाँ क्वेश्चन में छूट गया है। क्वेश्चन में यही रिलेशन एंड रिलेशन आर जो डिफाइन किया गया है, 1 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा ए 2 कामा बी, ये है। अब यही ए क्रॉस बी क्या, यही तो देखो, यही आर ही तो मिल रहा है, तो देखो फिर क्या आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये हो गया है तो ये क्या यूनिवर्सल रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ए टू बी कोई रिलेशन आर ए टू बी अगर डिफाइन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा कब होगा, जब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। जो अपना आर दिया गया वो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, अपना यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिर हम एक सेट वाले देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। पहला इम्पटी रिलेशन। अब कोई मान लो एक सेट कोई ए है, ए वाला ए नहीं मान रहे हैं, ए रिलेशन कोई रिलेशन आर है ऑन ए सेट ए, कोई एक सेट ए है जिसपे एक रिलेशन क्या है अपना आर है, इज सेट टू बी एम्पटी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 कामा हम 3 मान लेते हैं, ठीक। एंड एक आर डिफाइन करते हैं ए कामा बी, इस प्रकार डिफाइन करते हैं जहाँ अपना ए और बी किस में हो, ए में हो, एंड ए प्लस बी इज ऑड। ये 3 एक हाँ सही है। तो हमने एक सेट ए लिया है, अभी हमको ये चेक करना है कि अपना इम्पटी रिलेशन है कि नहीं है। तो रिलेशन आर हमको डिफाइन करके एक रिलेशन हमको दिया गया है कि हमको ए बी इस प्रकार बनाना है कि ए बी जो ए से हो और ए प्लस बी करे तो आर आए। तो ए में हमारे तो वैसे भी इस समय तो 2 ही एलिमेंट हैं, एक 1 है एक 3 है। मान लो ए बराबर 1 है, बी इज इक्वल टू 3 है, ये दोनों हो गया। अब हम ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, क्या 3 एक 4 आएगा। ये क्या ऑड है, ये ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर आ रहा है तो ये अपना रिलेशन आर जो दिया गया है क्या 5 है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, ये छोटे छोटे डिफिनीशन से ही हमें याद रहना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में आ जाता है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना क्या होता है। ये रिलेशन और ऑन ए सेट ए टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर जो हो अपना ए क्रॉस ए के बराबर हो। एग्जाम्पल इसका भी कोई भी बना लो, मान लो एक सेट ए है, ए बी है, ए बी नहीं है, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट ए और बी हैं, एंड एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं, इस प्रकार डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, ए बी बी ए बी बी। अब क्या आर जो होगा, अब ए क्रॉस ए निकालते हैं, ए बी है क्रॉस ए बी निकालो तो कितना हो जाएगा, ए फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ। ये अपना ये जो आया ये क्या, यही तो हमको आर दिया है कि कुछ और दिया है, यही हमको आर दिया है। इसका मतलब जब अपना आर जो है ए क्रॉस ए के बराबर हो गया तो ये क्या अपना यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कि नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर जो होगा अपना, अगर ए बी बनाए हम तो ए से बिलोंग करे, बी भी ए से बिलोंग करे, एंड ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी इसका डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई, इसको आई ए से डिनोट करते हैं, जो ए कामा ए होता है, जहाँ अपना ए बिलोंग्स टू ए होता है। ठीक है,
अगर एग्जांपल ऐसे कोई एक रैंडमली कोई ऐसा इजी सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 1 2 3 दिया गया है तो अपना आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कितना होगा, ये 1 कामा 1 होगा, 2 कामा 2 होगा, 3 कामा 3 होगा। ठीक है, अपना ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? इफ R is a relation from A to a set B, then inverse relation of R to be denoted by, इससे डिनोट किया जाता है, R इनवर्स ऐसे डिनोट किया जाता है, इज एन रिलेशन, ये भी एक रिलेशन होता है किससे, फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आर अपना एक रिलेशन है, ए कमा बी मान लो ऐसे कोई रिलेशन है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो अपना आर इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बी कामा ए होता है, जहाँ अपना ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। ठीक है, नोट पॉइंट देखते हैं। तो एक तो यही देखो कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ये बी कामा ए बिलोंग्स टू माइनस आर होगा कि नहीं, आर इनवर्स होगा कि नहीं होगा। नोट देखो एक, अगर कोई एलिमेंट ए का इनवर्स निकाल दो, उसका इनवर्स निकाल लोगे तो क्या आता है, वही एलिमेंट आता है कि नहीं आता। ये पढ़े होगे, कई बार पढ़े होगे। ठीक है, इसी तरह किसी रिलेशन का इनवर्स निकालें, फिर ये निकाल लिए तो ये भी आर ही तो आएगा। रिलेशन पढ़ रहे थे, यहाँ रिलेशन टर्म में देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू reflexive relation if A related to for all A belongs to A। इसको पॉइंट देखो, ऐसा ही कुछ रिलेशन तो अपना एक आइडेंटिटी रिलेशन जब पढ़ रहे थे वहाँ भी तो पढ़े थे। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या पढ़े थे कि कोई रिलेशन आ रहा है इस प्रकार हो कि ए खुद से रिलेटेड हो, जहाँ अपना ए बिलोंग्स टू एक सेट था। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब पढ़ रहे हो उसमें भी यही ए रिलेटेड टू ए कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये, यही तो है। चलो एक छोटे एग्जांपल से इसको पहले समझाते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन जब पढ़ते हो, आइडेंटिटी रिलेशन में साफ साफ अभी जब पढ़ाए तो उसमें बोला था कि ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब अगर आर इक्वल टू 1 2 3 है ये लिखा गया है तो ये टर्म केवल 1 जो है 1 से ही रिलेटेड हो, 2 2 से ही होगा, 3 3 से ही होगा, इसके अलावा इसमें कोई टर्म नहीं आ सकता। लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ रहे हो 1 2 3, तो यहाँ अगर वही सेट ए है, अब इसका रिलेशन बनाओगे कितना आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 तो है, इसके साथ इसमें ये भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो क्या डिफरेंस है ये पता चला। ठीक है, एक नोट पॉइंट करके हम लिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो एग्जांपल देखो, अगर एक सेट ए है 2 4 6, अगर एक रिलेशन R1 हम इस प्रकार डिफाइन करना है 2 2 4 4 6 6, एक रिलेशन R2 डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं 2 2 4 4 6 6 2 4, एक रिलेशन R3 डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या डिफाइन कर रहे हैं 2 2 4 4 6 6 2 4 6। पहले तो ये बताओ इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब ए रिलेटेड टू ए क्या 2 2 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 6 6 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक। अब 2 2 से है, 4 4 से है, 6 6 से है, 2 4 से, तो ये भी क्या है कि नहीं है, ये भी है, क्योंकि ये तीन हमको मिली दिख रहे हैं साफ साफ, इससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। R3 को चेक करते हैं, 2 2 है, 4 4 है, लेकिन 6 6 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू ए
बट 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट देखो, the identity relation is always a reflexive relation, but a reflexive relation may or may not be identity relation। समझ में आया क्या कि एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ये हो सकता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले रिलेशन पे चलते हैं। अगला कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A related to B, ये imply करे B related to A for all A comma B belongs to A। That means that, this means that क्या कहना चाह रहा है कि अगर A comma B belongs to R है तो इम्प्लाई करेगा B comma A belongs to R, और ऐसा कहीं भी दिख जाए वो अपना कौन सा रिलेशन होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है, जहाँ A comma B belongs to A। कोई दिक्कत है? अभी बाद में इन सब पे एग्जाम्पल लगाना है। चलो आगे देखते हैं। इसी के आधार पे एक एंटी सिमेट्रिक होता है, देख लो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेंटेंस वही है जो ऊपर लिखा है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है एंड B कामा A बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है तो A इम्प्लाई करेगा A इज इक्वल टू B। यही अपना एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, जहाँ अपना A और B नहीं समझ में आया। आगे बढ़े। सेंटेंस वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही जहाँ ये लिखा है वही लिख दो। चलो अगला देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए रिलेशन और ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो, ये इम्प्लाई करता हो ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। अगला पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो पढ़ चुके हैं, अगला पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अभी तक जो पढ़े हो वही यूज होना है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्री हो, जो ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों शो करता है
अपना रिलेशन कोई आर जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस सेट, लगभग से रिलेशन ख़त्म है। अब सेट थ्योरी को और रिलेशन को मिला के जितने अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं अगले क्लास में उसको लगा लिया जाएगा। उसके बाद फंक्शन पे चलेंगे, फंक्शन को पूरे डिटेल के साथ खत्म करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना फंक्शन ही है, क्योंकि फंक्शन से सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन आने हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फंक्शन से आते हैं। या फंक्शन से यूज करके कैलकुलस के क्वेश्चन बना देंगे या अदर के क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसीलिए फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के हर एक लेक्चर को देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।